नदी में छिपी बुद्धि। जब अकबर ने कहा, इस पानी को हंसाओ। एक समय की बात है, हिंदुस्तान के महान सम्राट अकबर अपने विशाल साम्राज्य पर शासन करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और कभी न हारने वाले दिमाग के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेते थे और हर बार बीरबल अपनी अकल्पनीय सूझबूझ से उन्हें चकित कर देते थे। एक गर्म दोपहर थी। आगरा का शाही किला सूरज की तपिश में चमक रहा था। अकबर अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ एक विशाल नदी के किनारे टहल रहे थे, जो किले के पास से होकर गुजरती थी। नदी का पानी शांत, गहरा और रहस्यमयी लग रहा था। उसमें कोई हलचल नहीं थी, बस एक मंद गति से बहता हुआ किनारा था। अकबर का मन कुछ शरारत सूझी। उन्होंने नदी के शांत पानी को देखा और एक अजीबोगरीब आदेश सुनाया। ऐ मेरे दरबारीगण, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम सबको एक ऐसा कार्य देता हूं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि महाराज कोई मुश्किल प्रशासनिक समस्या सुलझाने को कहेंगे या शायद किसी दूर देश पर विजय प्राप्त करने का आदेश देंगे। लेकिन अकबर की अगली बात ने सबको हतप्रभ कर दिया। मैं चाहता हूं, अकबर ने अपनी उंगली नदी की ओर उठाई, कि तुम इस नदी के पानी को हंसाओ। हां, तुमने सही सुना। मैं चाहता हूं कि यह शांत गंभीर पानी जोर जोर से हंसे। जो कोई इस कार्य को पूरा करेगा, उसे मैं सोने के सिक्कों से तौल दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पानी कैसे हंस सकता है? एक वयोवृद्ध मंत्री ने फुसफुसाते हुए कहा। महाराज, यह क्या कह रहे हैं? एक एक करके सभी दरबारी आगे आए। किसी ने नदी में पत्थर फेंके, यह सोचकर कि लहरें शायद हंसी जैसी लगेंगी। किसी ने अजीबोगरीब आवाजें निकाली, यह सोचकर कि शायद पानी उन आवाजों से प्रेरित होकर प्रतिक्रिया देगा। एक कवि ने नदी को संबोधित करते हुए हास्य कविताएं पढ़ीं, लेकिन नदी का पानी जस का तस शांत बना रहा। कई घंटों तक यह तमाशा चलता रहा। दरबारी पसीना पसीना हो गए, थक गए, लेकिन नदी के पानी में कोई बदलाव नहीं आया। अकबर मुस्कुराते हुए यह सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि उनके दरबारी इस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश खड़े थे। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम भी हार मान लोगे, या तुम्हारे पास इस असंभव कार्य को पूरा करने का कोई रास्ता है? बीरबल ने एक पल के लिए नदी के पानी को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी। जहां पनाह, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, यह कार्य जितना असंभव लगता है उतना है नहीं, परंतु इसके लिए मुझे थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास एक दिन का समय है बीरबल। यदि कल सूरज ढलने से पहले तुमने इस नदी के पानी को हंसा नहीं दिया, तो तुम्हें 10 कोड़े खाने पड़ेंगे। यह सुनकर दरबारीगण खुश हो गए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल फंस गए हैं। भला पानी को कोई कैसे हंसा सकता है? बीरबल ने अकबर को सलाम किया और वहां से चले गए। अगले दिन सुबह अकबर अपने दरबारियों के साथ फिर से नदी के किनारे पहुंचे। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी और दरबारियों के चेहरों पर बीरबल की हार देखने की उम्मीद। अकबर ने देखा कि बीरबल वहां पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उनके साथ एक अजीब सी चीज थी। बीरबल के साथ एक लंबी रस्सी थी, जिसके सिरे पर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा बंधा हुआ था। उस लकड़ी के टुकड़े में कई छोटे छोटे छेद थे और उससे एक हल्की सी आवाज आ रही थी। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या यह तुम्हारा तरीका है पानी को हंसाने का? मुझे नहीं लगता कि यह लकड़ी का टुकड़ा किसी को हंसा पाएगा। पानी को तो छोड़ो। बीरबल मुस्कुराए। धैर्य रखें, जहां अपना, अब देखिए जादू। बीरबल ने उस लकड़ी के टुकड़े को रस्सी से पकड़कर नदी के पानी में डाल दिया। देखते ही देखते उस लकड़ी के टुकड़े से बुदबुदाहट की आवाज आने लगी और फिर नदी के पानी की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। 1, 2, 3, हजारों बुलबुले। और उन बुलबुलों से जो आवाज निकल रही थी वह किसी जोरदार हंसी से कम नहीं थी। हा 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 हा, हु 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 हु। नदी का पानी, जो कल तक शांत और गंभीर था, अब ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच जोर जोर से हंस रहा हो।
बुलबुले लगातार फूट रहे थे और उनकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। दरबारीगण अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अकबर भी अपनी जगह से उछल पड़े। बीरबल, यह क्या है? यह कैसे हो रहा है? बीरबल ने लकड़ी का टुकड़ा पानी से बाहर निकाला। जहां पनाह, उन्होंने समझाया, यह एक साधारण लकड़ी का पाइप है जिसके अंदर मैंने एक छोटा सा छिद्र बनाकर एक हवा भरने वाला यंत्र छिपा दिया था। मैंने इस पाइप को इस तरह से डिजाइन किया है कि जब इसे पानी में डाला जाता है तो इसके अंदर की हवा छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलती है, जिससे पानी में बुलबुले बनते हैं। और जब ये बुलबुले बड़ी संख्या में बनते हैं और फूटते हैं तो उनकी आवाज ऐसी लगती है जैसे नदी हंस रही हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक विशाल मुस्कान थी। बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने सिर्फ पानी को हंसाया ही नहीं, बल्कि हमें भी एक ऐसी पहेली से निकाला जिसे कोई और सुलझा नहीं सकता था। बीरबल, तुम्हारे 10 कोड़े माफ किए जाते हैं। इसके बजाय मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से तौलूंगा। दरबारीगण बीरबल की बुद्धिमत्ता से चकित रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बीरबल ने अकबर को सलाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, जहां पनाह, बुद्धि कहीं छिपी नहीं होती, वह बस देखने का नजरिया बदल देती है। समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, एक सही दृष्टिकोण से उसका समाधान मिल ही जाता है। अकबर ने बीरबल की बात की गहराई को समझा। उस दिन के बाद नदी में छिपी बुद्धि की यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई और एक बार फिर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। और हां, नदी का पानी आज भी जब भी शांत होता है तो कभी कभी लगता है मानो वह बीरबल की उस हंसी को याद करके मुस्कुरा रहा हो। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। आगरा में सूरज आग बरसा रहा था। अकबर अपने शाही महल के ठंडे संगमरमरी झरोखे में बैठे थे जब उनके मन में एक और शरारत सूझी। उन्होंने अपने मुख्य सलाहकार और सबसे करीबी दोस्त बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज मेरा मन बहुत ऊबा हुआ है। मुझे लगता है कि दरबार में कुछ मजेदार होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। फरमाइए, क्या किया जाए? अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम दरबारियों को एक ऐसी पहेली दो जिसे कोई सुलझा ना सके, और जो इसे सुलझाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन अगर कोई नहीं सुलझा पाया तो उस दरबार में आज एक बाल्टी पानी की बांट आनी चाहिए। बीरबल एक पल के लिए चौंके, फिर हंस पड़े। एक बाल्टी पानी की बांट? जहां पनाह, यह तो अनोखी शर्त है। हां, अनोखी है, अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, और पहेली भी अनोखी होनी चाहिए, ऐसी कि दरबारियों के पसीने छूट जाएं, और अगर वे विफल रहें तो उन्हें अपनी नाकामी को एक बाल्टी पानी की बांट के साथ स्वीकार करना पड़े। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जहां पनाह। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आज बीरबल क्या नई पहेली लेकर आएंगे। अकबर अपने शाही आसन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल आगे बढ़े और सभी दरबारियों को संबोधित किया, ऐ मेरे बुद्धिमान दरबारीगण, आज मैं आपके सामने एक ऐसी पहेली रखता हूं जो सुनने में तो आसान लगेगी, लेकिन इसे सुलझाना उतना ही कठिन है। महाराज ने शर्त रखी है कि यदि आप इस पहेली को नहीं सुलझा पाए तो इस दरबार में एक बाल्टी पानी की बांट आएगी। ये सुनकर दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। एक बाल्टी पानी की बांट, ये कैसा मजाक है? बीरबल ने अपनी पहेली सुनानी शुरू की। मैं बिना पैरों के चलता हूं, बिना पंखों के उड़ता हूं, बिना जीभ के बोलता हूं और बिना हाथों के लिखता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन मुझे खुद कुछ नहीं पता। बताओ मैं कौन हूं? दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह पहेली सुनने में तो सीधी सादी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर विचार करना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि यह कितनी मुश्किल है। एक विद्वान दरबारी आगे आया। महाराज, बीरबल, ये तो हवा लगती है। हवा चलती है, उड़ती है और उसकी सरसराहट आवाज जैसी लगती है। बीरबल ने सिर हिलाया। अच्छी कोशिश पंडित जी, लेकिन क्या हवा लिख सकती है? और क्या हवा सब कुछ बता सकती है?
जबकि उसे खुद कुछ नहीं पता। पंडित जी का चेहरा उतर गया। नहीं बीरबल, मेरी गलती है। दूसरा दरबारी बोला, यह तो किताब है, किताब में सब कुछ लिखा होता है, वह हमें सब कुछ बताती है, लेकिन उसे खुद कुछ नहीं पता। बीरबल फिर मुस्कुराए। सही कहा मुंशी जी, लेकिन क्या किताब बिना पैरों के चलती है? क्या वह बिना पंखों के उड़ती है? और क्या वह बिना जीभ के बोलती है? मुंशी जी भी निराश हो गए। इस तरह एक एक करके सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने बादल कहा, किसी ने नदी, किसी ने समय, यहां तक कि किसी ने मनुष्य की सोच भी कहा। लेकिन बीरबल ने हर जवाब को अपनी तार्किक दलीलों से गलत साबित कर दिया। अकबर अपनी जगह पर बैठे हुए हंस रहे थे। उन्हें दरबारियों की घबराहट देखकर बहुत मजा आ रहा था। सूरज ढलने लगा था और दरबारियों के माथे पर पसीना चमक रहा था। लगता है, अकबर ने अंत में कहा, आज हमारे दरबार में सचमुच एक बाल्टी पानी की बाढ़ आने वाली है। बीरबल ने एक पल के लिए सभी दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर हार मान लेने के भाव थे। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या मैं उन्हें एक और संकेत दे सकता हूं? अकबर ने उत्सुकता से कहा, हां, जरूर। बीरबल ने कहा, यह चीज हर जगह मौजूद है। यह तुम्हारे पास अभी भी है और तुम इसका इस्तेमाल हर रोज करते हो। इस संकेत ने भी दरबारियों को भ्रमित कर दिया। वे सोच में पड़ गए। आखिरकार जब कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया तो अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कहाँ है वह बाल्टी पानी की बाढ़? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बाढ़ तो आ चुकी है। सभी दरबारी हैरान रह गए। बाढ़ कहाँ है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने अपनी उंगली अपने माथे की ओर उठाई और कहा, यह बाढ़ है विचारों की, यह बाढ़ है पसीने की, और यह बाढ़ है हंसी की, जो महाराज के चेहरे पर है और जो अब इस पहेली के समाधान पर पूरे दरबार में फैल जाएगी। फिर बीरबल ने अपनी पहेली का जवाब दिया, मैं कौन हूं? मैं हूं पैट, आवाज, वॉइस। दरबारी एक पल के लिए खामोश रह गए। फिर एक एक करके उनके चेहरों पर समझदारी की रोशनी आई। मैं बिना पैरों के चलता हूं, बीरबल ने समझाया। जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, वह चलती है। बिना पंखों के उड़ता हूं, बीरबल ने आगे कहा। आवाज हवा में फैलती है, दूर तक जाती है, जैसे उड़ती हो। बिना जीभ के बोलता हूं, बीरबल ने अपनी उंगली से अपने होठों को छुआ। यह जीभ नहीं, बल्कि स्वर यंत्र है जो आवाज पैदा करता है। और बिना हाथों के लिखता हूं, बीरबल ने कहा। आवाज को शब्दों के रूप में लिखा जाता है, लेकिन आवाज खुद नहीं लिखती, वह सिर्फ माध्यम है। मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन मुझे खुद कुछ नहीं पता। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी आवाज तुम्हारे विचार बताती है, लेकिन आवाज खुद नहीं जानती कि वह क्या कह रही है। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। यह जवाब इतना सरल और इतना सटीक था कि सब हैरान रह गए। अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने मुझे एक बार फिर चौंका दिया। ये बाल्टी पानी की बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन तुम्हारे जवाब से पूरे दरबार में हंसी और ज्ञान की बाढ़ आ गई। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को सोने के सिक्कों से तौला जाए और आज के बाद कोई भी दरबारी यह न सोचे कि बीरबल की पहेलियां सीधी सादी होती हैं। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गुस्सा नहीं, बल्कि अचंभा हो रहा था। उस दिन के बाद बीरबल की बाल्टी और दरबार की बाढ़ की कहानी दूर दूर तक फैल गई, और जब भी कोई मुश्किल पहेली सामने आती तो लोग कहते, कहीं यह बीरबल की बाल्टी की बाढ़ न ले आए। और हर बार यह कहानी लोगों को हंसाती, सोचने पर मजबूर करती और यह याद दिलाती कि असली ज्ञान और बुद्धिमत्ता कितनी सरल और गहरी हो सकती है। और हां, दरबार में वह बाढ़ कभी नहीं आई, लेकिन हंसी की गूंज हमेशा बनी रही। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के अनूठे रिश्ते को दर्शाती है, जहां चुनौती, हास्य और ज्ञान एक साथ चलते थे। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिमाग की ताकत किसी भी शाही शक्ति से बढ़कर होती है। एक बार की बात है, अकबर अपने मंत्रियों के साथ राज्य के भ्रमण पर निकले थे। वे एक शांत और सुंदर गांव से गुजर रहे थे, जहां एक छोटी सी नदी कल कल करती बह रही थी। नदी के किनारे एक मछुआरा अपनी नाव में बैठा मछली पकड़ रहा था।
अकबर ने मछुआरे को देखा और उनके मन में एक अजीबोगरीब विचार आया। उन्होंने अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि वह उस मछुआरे को पकड़कर दरबार में लाए। सिपाही मछुआरे को पकड़कर ले आया। मछुआरा गरीब और भोला भाला था। वह डर गया कि उसने क्या गलती कर दी है। जब मछुआरा दरबार में पेश हुआ तो अकबर ने उससे कहा, मछुआरे, आज से तुम हमारे शाही दरबार के दरबारी हो। मछुआरा हैरान रह गया। महाराज, मैं तो एक साधारण मछुआरा हूं, मैं दरबार में क्या करूंगा? अकबर मुस्कुराए। तुम इस दरबार में मछली पकड़ोगे, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। मछुआरे ने डरते डरते पूछा, कैसी शर्त जहां पनाह? अकबर ने कहा, तुम हर रोज शाही तालाब से एक मछली पकड़ोगे और उसे मेरे सामने पेश करोगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही मछली पकड़नी है जो बोलती हो। अगर तुम ऐसी मछली नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। भला मछली कैसे बोल सकती है? यह तो असंभव है। मछुआरा रोने लगा। महाराज, यह कैसा आदेश है? मछली कभी बोलती नहीं। आप मुझे फांसी क्यों देना चाहते हैं? अकबर ने अपनी बात दोहराई। यह हमारा आदेश है। अगर तुम कल तक बोलने वाली मछली नहीं लाए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। बीरबल, जो अब तक खामोश थे, उन्होंने अकबर की ओर देखा। उन्हें अकबर की इस अजीबोगरीब पहेली के पीछे का मर्म समझ में आ रहा था। उन्होंने मछुआरे से कहा, तुम चिंता न करो मछुआरे, जाओ और कल सुबह दरबार में एक मछली लेकर आओ। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बीरबल ने मछुआरे को पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मछुआरे के चेहरे पर अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह सिर हिलाता हुआ दरबार से चला गया। अगले दिन पूरा दरबार उत्सुकता से भरा हुआ था। सभी यह देखने के लिए बेचैन थे कि क्या मछुआरा सचमुच बोलने वाली मछली ला पाएगा या उसे फांसी दे दी जाएगी। मछुआरा दरबार में आया। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें एक ताजी चमकीली मछली थी। उसने टोकरी अकबर के सामने रख दी। अकबर ने मछली को देखा। क्या यह मछली बोलती है? उन्होंने पूछा। मछुआरा बोला, जहां पनाह, यह मछली बोलती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसे बोलने के लिए कहो। मछुआरे ने मछली को उठाया और उसके पास अपना कान ले गया, जैसे वह मछली की बात सुन रहा हो। फिर उसने मछली को नीचे रखा और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मछली ने कहा कि यह सिर्फ भूख लगने पर ही बोलती है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, तो इसे भोजन दो। हमें देखना है कि यह मछली कैसे बोलती है। मछुआरे ने मछली को खाने के लिए कुछ दाने दिए। फिर उसने फिर से मछली को उठाया, उसके पास अपना कान ले गया और फिर उसे नीचे रखकर बोला, जहां पनाह, इस मछली ने कहा कि इसे खाने के बाद बहुत प्यास लगी है, यह पानी पीना चाहती है। अकबर और दरबारीगण हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? अकबर ने कहा, ठीक है, इसे पानी दो। मछुआरे ने मछली पर थोड़ा पानी छिड़का। फिर उसने फिर से मछली को उठाया और कहा, जहां पनाह, अब इस मछली ने कहा कि यह थक गई है और सोना चाहती है। यह सुनकर दरबारीगण आपस में फुसफुसाने लगे। यह तो पागलपन है, एक दरबारी ने कहा। मछुआरा हमें बेवकूफ बना रहा है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या यह मछुआरा हमें मूर्ख बना रहा है? बीरबल आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मछुआरा आपको मूर्ख नहीं बना रहा है। वह सिर्फ वही कर रहा है जो उसने सीखा है। असली बात तो यह है कि यह मछली तब तक बोलती रहेगी जब तक आप इसे बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। बीरबल ने मछुआरे से कहा, मछुआरे, मुझे बताओ, इस मछली ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? मछुआरे ने मछली को उठाया और कुछ देर तक सुनने का नाटक किया। फिर उसने बोला, जहां पनाह, इस मछली ने कहा कि आप बहुत बड़े राजा हैं और आप बहुत अमीर हैं, लेकिन आप बहुत भूखे भी हैं। अकबर चौंक गए। भूखा? मैं भूखा कैसे हूं? मछुआरा बोला, इस मछली ने कहा कि आप ज्ञान के भूखे हैं और आप नई नई चीजें सीखने के भूखे हैं और आप हमेशा अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते हैं। अकबर एक पल के लिए खामोश रह गए। फिर वह जोर से हंसे। बीरबल, तुम फिर से जीत गए। यह मछली सचमुच बोल रही है, लेकिन इसकी आवाज मछुआरे के मुंह से निकल रही है। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, असली बोलने वाली मछली वह नहीं है जो जल में रहती है, बल्कि वह है जो ज्ञान और बुद्धि के समुद्र में तैरती है।
आपने मछुआरे को एक असंभव शर्त दी थी, लेकिन मैंने उसे सिखाया कि कैसे इस असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मैंने मछुआरे से कहा था कि वह जब भी आप उससे मछली के बोलने के बारे में पूछें तो वह वही बात कहे जो एक मछुआरा जो जीवन भर नदी में रहा हो आपके बारे में सोचेगा। एक मछुआरा जानता है कि राजा अमीर होता है, ज्ञान का भूखा होता है और हमेशा अपनी प्रजा और दरबारियों की परीक्षा लेता रहता है। इसलिए मछुआरे ने वही बातें कहीं जो एक साधारण आदमी राजा के बारे में सोचता है, और इस तरह मछली ने बोलना शुरू कर दिया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाने लगा। अकबर भी बीरबल की चतुराई से बेहद खुश हुए। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम सचमुच अतुलनीय हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का कोई मोल नहीं है। तुमने न सिर्फ मछुआरे की जान बचाई, बल्कि हमें एक मजेदार सबक भी सिखाया। और हां, मछुआरे, अकबर ने कहा, तुम्हें फांसी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें इनाम मिलेगा। आज से तुम हमारे दरबार के स्थायी दरबारी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम हमें हर रोज बोलने वाली मछली की बातें सुनाओ। मछुआरा खुश हो गया। उसने बीरबल और अकबर को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद कौन है असली मछली कि यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। यह कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि कभी कभी हमें मुश्किल सवालों के जवाब बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ढूंढने होते हैं। और यह भी कि असली ज्ञान और बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी छिपी होती है। और हां, दरबार में हर रोज मछुआरा अकबर को बोलने वाली मछली की नई नई बातें सुनाता था और दरबार हमेशा हंसी और ज्ञान की गूंज से भरा रहता था। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। और सबसे बड़ी पहेली अक्सर मानव मन की गहराई में छिपी होती है। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। अकबर अपने मंत्रियों और शाही परिवार के साथ आगरा से थोड़ी दूर एक पहाड़ी इलाके में शिकार पर निकले थे। शिकार अभियान सफल रहा, लेकिन वापसी में उन्हें एक विशाल और चौड़ी नदी पार करनी पड़ी। नदी में पानी खूब भरा था और उसकी धारा भी तेज थी। सभी नावों से नदी पार कर रहे थे, लेकिन अकबर के मन में एक नई शरारत सूझी। जब सभी दरबारी और सैनिक नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। बीरबल, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम जानते हो कि मुझे ऐसी चुनौतियां पसंद हैं जो असंभव लगती हों। बीरबल ने सिर झुकाया। जी जहां अपना, आपकी हर चुनौती हमारे ज्ञान की परीक्षा होती है। अकबर ने नदी की ओर इशारा किया, जिसकी चौड़ाई कम से कम 2 मील थी। देखो बीरबल, यह नदी कितनी विशाल और गहरी है। मेरा आदेश है कि तुम इस नदी को पार करो, लेकिन बिना भीगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। बिना भीगे? एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा। यह कैसे संभव है? क्या महाराज चाहते हैं कि बीरबल हवा में उड़े? सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि इस बार तो बीरबल सचमुच फंस गए हैं। यह शर्त तो किसी भी इंसान के लिए असंभव थी। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे तैरकर पार करना भी मुश्किल था, और बिना भीगे पार करना तो कल्पना से भी परे था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जहांपनाह, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, परंतु इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा समय और आपकी सहायता चाहिए। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। कैसी सहायता बीरबल? क्या तुम्हें उड़ने वाला कालीन चाहिए? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, मुझे बस कुछ लोग और कुछ चीजें चाहिए। और हां, आपको भी मेरे साथ एक नाटक में शामिल होना होगा। अकबर उत्सुक हो उठे। नाटक? ये तो और भी दिलचस्प है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने एक लंबी सूची बताई। मुझे एक बड़ी नाव चाहिए, उसमें कुछ मजबूत लकड़ियां, रस्सी और हां, कुछ खाली घड़े भी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे कुछ ऐसे मजबूत लोग चाहिए जो बिना सवाल पूछे मेरे आदेशों का पालन करें। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की सभी मांगें पूरी की जाए। अगले दिन सुबह नदी के किनारे पर एक अजीबोगरीब दृश्य था। बीरबल के आदेश पर एक बड़ी नाव तैयार खड़ी थी। कुछ मजबूत लोग लकड़ियां और रस्सियां जमा कर रहे थे और खाली घड़े भी लाए गए थे। अकबर और सभी दरबारी नदी के किनारे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे नाव को नदी के किनारे से दूर ले जाएं और बीच नदी में एक बड़ा सा मंच तैयार करें। मजबूत लकड़ियों और रस्सियों का उपयोग करके एक तैरता हुआ मंच बनाया गया जो नदी के बीचों बीच तैर रहा था। फिर बीरबल ने उन खाली घड़ों को नाव के एक तरफ बांधना शुरू किया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, क्या बीरबल इन घड़ों में हवा भरकर उड़ने वाले हैं? यह सब क्या मजाक चल रहा है? अकबर भी अपनी उत्सुकता छिपा नहीं पा रहे थे। बीरबल, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम सचमुच इस नदी को बिना भीगे पार कर पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, थोड़ा धैर्य रखें, अब देखिए कमाल। बीरबल ने फिर अपने लोगों को आदेश दिया कि वे नदी के बीच में बनाए गए उस मंच पर कुछ चीजें रखें, जैसे एक छोटी सी कुर्सी, एक प्याला पानी और कुछ सूखे फल। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब आपको इस मंच पर आना होगा। अकबर चौंक गए। मुझे? लेकिन क्यों? बीरबल ने समझाया, यह हमारे नाटक का हिस्सा है। आपको इस मंच पर बैठना होगा जैसे आप किसी द्वीप पर आराम कर रहे हों। अकबर ने अनिच्छा से सिर हिलाया। वह नाव पर बैठे और अपने लोगों के साथ उस तैरते हुए मंच पर पहुंच गए। दरबारी गण अपनी सांसें रोके यह सब देख रहे थे। जब अकबर मंच पर बैठ गए तो बीरबल ने नाव को वापस किनारे पर लाया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, अब जहां पनाह नदी के बीच में है, उन्हें भूख और प्यास भी लग रही होगी। हम में से किसे नदी पार करके उनके लिए भोजन और पानी ले जाना चाहिए। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई भी आगे नहीं आया। नदी तेज बह रही थी और उसमें उतरने की हिम्मत किसी की नहीं थी। तभी बीरबल ने एक मजेदार घोषणा की, जो कोई भी महाराज के लिए भोजन और पानी लेकर उस मंच तक जाएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सुनते ही एक दरबारी, जो थोड़ा लालची था, आगे आया। मैं जाऊंगा, उसने कहा। बीरबल ने उसे एक टोकरी में भोजन और पानी दिया और उसे तैरकर या नाव से उस मंच तक जाने का आदेश दिया। वह दरबारी जैसे ही नदी में उतरा, वह पूरा भीग गया। उसने किसी तरह उस मंच तक पहुंचकर अकबर को भोजन दिया। बीरबल ने कहा, देखो जहां पनाह, यह दरबारी नदी पार करके आया है, लेकिन यह पूरा भीग गया है। इसे अपने इनाम का आधा ही मिलेगा। अकबर मुस्कुराए। अब बीरबल ने कहा, अभी भी महाराज अकेले हैं, उन्हें मनोरंजन की जरूरत है। कौन नदी पार करके उन्हें गाना सुनाने जाएगा? फिर एक और दरबारी, जो अपनी गायकी के लिए जाना जाता था, आगे आया। उसे भी नदी पार करके जाना पड़ा और वह भी पूरा भीग गया। इस तरह बीरबल ने एक एक करके सभी दरबारियों को नदी पार करने के लिए प्रेरित किया। हर बार एक नया बहाना बनाकर, कभी महाराज के पैर दबाने के लिए, कभी उन्हें किस्से सुनाने के लिए, तो कभी उन्हें शतरंज खिलाने के लिए। हर दरबारी नदी पार करता और पूरा भीग जाता। जैसे ही अंतिम दरबारी भीगकर उस मंच पर पहुंचा, बीरबल ने सभी दरबारियों की ओर देखा, जो अब गीले और थके हुए थे। तो मेरे बुद्धिमान दरबारीगण, बीरबल ने कहा, आप सबने नदी पार की, लेकिन आप सब भीग गए, है ना? सभी दरबारियों ने सिर हिलाया। अब बीरबल ने अपनी उंगली अकबर की ओर उठाई, जो मंच पर सूखे बैठे थे। देखिए जहां पनाह को, क्या वे भीगे हैं? सभी दरबारियों ने अकबर की ओर देखा। अकबर मंच पर पूरी तरह सूखे बैठे थे, उनके कपड़े भीगे नहीं थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने कहा था कि मैं इस नदी को बिना भीगे पार करूं, और देखिए मैंने कर दिखाया। अकबर हैरान रह गए। क्या मतलब बीरबल, तुम तो इस किनारे पर हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैंने आपसे कहा था कि आपको मेरे नाटक में शामिल होना होगा। आप जिस मंच पर बैठे हैं, वह मैंने ही बनवाया था। आपने नदी को पार कर लिया है, क्योंकि आप नदी के उस पार हैं, लेकिन आप बिल्कुल भीगे नहीं हैं। अकबर और दरबारियों को अब जाकर बीरबल की पूरी योजना समझ में आई। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अकबर को ही नदी पार करवा दिया था, और वह भी बिना भीगे। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल, बीरबल, तुम सचमुच महान हो, अकबर ने कहा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने मुझे ही अपनी पहेली का हिस्सा बनाकर मुझे ही विजेता बना दिया, और वह भी बिना मुझे भीगे। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह,
कभी कभी सबसे सीधा रास्ता सबसे मुश्किल लगता है और सबसे मुश्किल रास्ता सबसे सीधा होता है। हमें बस थोड़ा अलग तरीके से सोचने की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हें सोने के सिक्कों से तौला जाएगा बीरबल, और हां, उन सभी दरबारियों को भी इनाम मिलेगा जिन्होंने मेरे लिए भोजन और मनोरंजन का प्रबंध किया, भले ही वे भीग गए हों। उस दिन के बाद नदी पार करो बिना भीगे कि यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। यह कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि समस्या का समाधान हमेशा सीधे तरीके से नहीं होता। कभी कभी हमें रचनात्मक और अप्रत्याशित तरीकों से सोचना पड़ता है। और हां, बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि बुद्धिबल में होती है। और अकबर के दरबार में हंसी और ज्ञान की गूंज हमेशा बनी रहती थी। एक बार की बात है, गर्मी की एक दोपहर थी। अकबर अपने दरबारियों के साथ आगरा के पास बहने वाली यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। नदी शांत भाव से बह रही थी, उसका पानी सूर्य की किरणों में चमक रहा था। अकबर ने नदी के पानी को देखा और उनके मन में एक और शरारत सूझी। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा और एक गंभीर आवाज में कहा, आज मेरा मन कुछ ऐसा देखने का है जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम इस नदी को उल्टा बहा दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसा आदेश है? भला नदी को कोई कैसे उल्टा बहा सकता है? यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। एक वयोवृद्ध मंत्री ने हिम्मत करके कहा, जहां अपना, यह तो असंभव है। नदी हमेशा एक ही दिशा में बहती है, हम उसे उल्टा कैसे बहा सकते हैं? अकबर मुस्कुराए। असंभव? मेरे दरबार में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। तुम सब बुद्धिमान लोग हो, तुम्हें इसका कोई रास्ता निकालना होगा। जो कोई भी इस कार्य को पूरा करेगा उसे मैं सोने के सिक्कों से तौल दूंगा, लेकिन जो विफल रहेगा उसे 1 महीने के लिए दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनकर दरबारियों के चेहरों पर पसीना आ गया। 1 महीने के लिए दरबार से बाहर होना मतलब अपमान और गरीबी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने की कोशिश की। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि शायद मजदूर लगाकर नदी का रास्ता बदल दिया जाए, लेकिन इससे नदी उल्टा नहीं बहेगी, बस उसकी दिशा बदल जाएगी। कुछ ने कहा कि शायद बड़े बड़े बांध बनाकर पानी को रोका जाए और फिर उसे दूसरी दिशा में छोड़ा जाए, लेकिन यह भी असंभव और अव्यावहारिक था। एक कवि ने तो यह भी सुझाव दिया कि शायद कोई जादूगर बुलाकर मंत्रों से नदी को उल्टा बहाया जाए, लेकिन अकबर ने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया। कई घंटों तक यह तमाशा चलता रहा। दरबारी थक गए, निराश हो गए, लेकिन कोई भी नदी को उल्टा बहाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया। अकबर यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि उनके दरबारी इस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश खड़े थे। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम भी हार मान लोगे, या तुम्हारे पास इस असंभव कार्य को पूरा करने का कोई रास्ता है? बीरबल ने अकबर को सलाम किया। जहां पनाह, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। यह कार्य निश्चित रूप से हो सकता है, परंतु इसके लिए मुझे थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर उत्सुक हो उठे। तो तुम्हें क्या चाहिए बीरबल? क्या तुम कोई नहर खोदोगे? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहां पनाह, मुझे बस एक शाही घोषणा पत्र चाहिए और कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मेरा संदेश पूरे शहर में फैला सकें। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की सभी मांगें पूरी की जाएं। अगले दिन सुबह पूरा दरबार फिर से नदी के किनारे इकट्ठा था। अकबर और सभी दरबारी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल ने नदी को उल्टा बहाने के लिए क्या किया है। बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उनके हाथ में एक बड़ा सा शाही घोषणा पत्र था। उन्होंने अपने एक सिपाही से कहा कि वह इस घोषणा पत्र को जोर से पढ़े। सिपाही ने पढ़ना शुरू किया। महाराज अकबर का शाही फरमान, आज से यह घोषणा की जाती है कि यमुना नदी का पानी अब उल्टा बहेगा। जो कोई भी इस नदी के पानी को उल्टा कहेगा और इसे उसी रूप में स्वीकार करेगा, उसे महाराजा की ओर से विशेष इनाम दिया जाएगा। और जो कोई इस फरमान पर शक करेगा या इसे नहीं मानेगा, उसे भारी दंड भुगतना पड़ेगा। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसी घोषणा है
क्या बीरबल ने जादू से नदी को उल्टा बहा दिया है? बीरबल ने सभी दरबारियों की ओर देखा। तो मेरे बुद्धिमान दरबारीगण, अब आप देख सकते हैं कि नदी उल्टा बह रही है ना? एक दरबारी ने डरते डरते कहा, जी जी जहांपनाह, नदी उल्टा बह रही है। दूसरा दरबारी बोला, हाँ, महाराज का आदेश है तो नदी को उल्टा ही बहना चाहिए। सभी दरबारी डर के मारे कहने लगे कि नदी उल्टा बह रही है। अकबर यह सब देखकर हैरान रह गए। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, यह क्या तमाशा है? नदी तो अभी भी उसी दिशा में बह रही है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, नदी भौतिक रूप से उल्टा नहीं बह सकती। यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। लेकिन मैंने आपके आदेश का पालन किया है और मैंने इस नदी को उल्टा बहा दिया है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, आपने कहा था कि नदी को उल्टा बहा दो। आपने यह नहीं कहा था कि नदी की धारा को भौतिक रूप से मोड़ दिया जाए। मैंने बस लोगों की धारणा पाद बदल दी है। मैंने एक शाही फरमान जारी किया है और अब सभी लोग आपके डर से या इनाम की लालच में ये कहेंगे और मानेंगे कि नदी उल्टा बह रही है। जब सभी ये मान लेंगे तो उनके लिए नदी उल्टा ही बहेगी। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाने लगा। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। अकबर ने कहा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने लोगों के दिमाग को ही मोड़ दिया। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ बल में नहीं बल्कि शब्दों और विचारों में भी होती है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, कभी कभी समस्या का समाधान सीधे तौर पर करने की बजाय लोगों की सोच और धारणा को बदल देने से भी हो जाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हें सोने के सिक्कों से तौला जाएगा बीरबल, और हां, सभी दरबारियों को भी इनाम मिलेगा जिन्होंने मेरे फरमान को स्वीकार किया। उस दिन के बाद नदी को उल्टा बहा दो कि यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। यह कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि कभी कभी हमें समस्या का समाधान अप्रत्याशित तरीकों से खोजना पड़ता है, और यह भी कि शब्दों और शाही फरमानों में कितनी शक्ति होती है। और हां, बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। बस उसे समस्या को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत होती है। और अकबर के दरबार में हंसी और ज्ञान की गूंज हमेशा बनी रहती थी। एक बार की बात है, अकबर अपने कुछ खास मंत्रियों के साथ शाही बगीचे में टहल रहे थे। यह एक खुशनुमा दोपहर थी और हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। बगीचे के बीचों बीच एक छोटी सी नहर बह रही थी जिसमें साफ पानी धीरे धीरे बह रहा था। नहर के किनारे एक विशाल नारियल का पेड़ खड़ा था जिस पर खूब सारे नारियल लगे थे। अकबर ने नारियल के पेड़ को देखा और उनके मन में एक नई शरारत सूझी। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, आज मेरा मन एक ऐसी चीज देखने का है जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो। मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई एक ऐसा नारियल खोज कर लाओ जो सिर्फ नारियल ही ना हो बल्कि एक पहेली भी सुनाता हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नारियल और पहेली? एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह तो पागलपन है। भला एक फल कैसे बोल सकता है और पहेली सुना सकता है? अकबर ने अपनी बात दोहराई, हां, तुमने सही सुना। मैं एक ऐसा नारियल चाहता हूं जो पहेली सुनाता हो, और सिर्फ सुनाता ही ना हो बल्कि अगर उसे नदी में डाला जाए तो भी वह पहेली सुनाता रहे। जो कोई भी यह जादुई नारियल लेकर आएगा उसे मैं हीरे जवाहरात से तौल दूंगा, लेकिन अगर कोई विफल रहा तो उसे 1 महीने के लिए शाही जेल में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हीरे जवाहरात का लालच तो था, लेकिन जेल जाने का डर ज्यादा था। सभी जानते थे कि यह एक असंभव कार्य था। नारियल भला कैसे बोल सकता है, और वह भी नदी में तैरते हुए? एक एक करके सभी दरबारी आगे आए। किसी ने बागवानों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी कोई बोलने वाला नारियल देखा है। किसी ने जादूगरों को बुलाकर उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे नारियल को बुलवाया जा सके। लेकिन सब व्यर्थ था। नारियल तो नारियल ही था, वह न बोलता था और न कोई पहेली सुनाता था। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा।
दरबार में उदासी का माहौल छा गया था। किसी को भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अकबर ये सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दरबारी इस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश खड़े थे। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम भी हार मान लोगे, या तुम्हारे पास इस जादुई नारियल को खोजने का कोई तरीका है? बीरबल ने अकबर को सलाम किया। जहां पनाह, आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा नारियल खोज सकता हूं, परंतु इसके लिए मुझे थोड़ा समय और कुछ विशेष चीजें चाहिए। अकबर उत्सुक हो उठे। कैसी चीजें बीरबल? क्या तुम्हें किसी जादुई कुल्हाड़ी की जरूरत है? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहां पनाह, मुझे एक बड़ा और सूखा नारियल चाहिए, कुछ पतली और मजबूत रस्सियां, एक तेज धार वाला औजार, और हां, एक छोटा सा ढक्कन भी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की सभी मांगें पूरी की जाए। अगले दिन सुबह पूरा दरबार शाही नहर के किनारे इकट्ठा था। अकबर और सभी दरबारी यह देखने के लिए बेचैन थे कि बीरबल ने जादुई नारियल को खोजने के लिए क्या किया है। बीरबल नहर के किनारे पहुंचे। उनके हाथ में एक सूखा नारियल था। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर उत्सुकता और संदेह के भाव थे। बीरबल ने अपने हाथ में पकड़े नारियल को सभी को दिखाया। यह है वह जादुई नारियल, जहां पनाह, जो आपको पहेली सुनाएगा और नदी में तैरते हुए भी सुनाएगा। सभी दरबारी हैरान रह गए। यह तो एक साधारण नारियल है, एक दरबारी ने कहा। यह कैसे बोल सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखें मेरे दोस्तों, अब देखिए कमाल। बीरबल ने नारियल को लिया और उसे एक तेज धार वाले औजार से धीरे धीरे काटना शुरू किया। उन्होंने नारियल के ऊपर एक छोटा सा गोल छेद बनाया और फिर उसके अंदर से सारा पानी और गूदा निकाल दिया। नारियल अब अंदर से पूरी तरह खाली था। फिर बीरबल ने एक मजबूत और पतली रस्सी ली। उन्होंने रस्सी के एक सिरे को नारियल के छेद के अंदर डाला और उसे इस तरह बांधा कि रस्सी का दूसरा सिरा नारियल के छेद से थोड़ा बाहर निकला रहे। फिर उन्होंने उस छेद को एक छोटे से ढक्कन से बंद कर दिया, लेकिन ढक्कन को थोड़ा ढीला रखा ताकि हवा अंदर बाहर जा सके। दरबारी यह सब देखकर और भी भ्रमित हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने नारियल को उठाया और नहर के पानी में डाल दिया। नारियल तैरने लगा। फिर उन्होंने रस्सी का दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ा, जो नारियल से बाहर निकल रहा था। बीरबल ने धीरे से रस्सी को खींचना शुरू किया। जैसे ही बीरबल ने रस्सी खींची, नारियल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, गुर्रर गुर्रर। और फिर उस आवाज के साथ ही नहर के पानी में छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। बीरबल ने फिर से रस्सी खींची और फिर से वही आवाज और बुलबुले। उन्होंने कुछ देर तक यही दोहराया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? नारियल से आवाज कैसे आ रही है और पहेली कहां है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जब मैं रस्सी खींचता हूं तो नारियल के अंदर की हवा बाहर निकलती है और पानी में बुलबुले बनाती है, और जब ये बुलबुले फूटते हैं तो इनसे जो आवाज निकलती है वह बोलने जैसी लगती है। और अब रही पहेली की बात, बीरबल ने कहा। यह नारियल आपसे जो पहेली सुना रहा है वह यह है, मैं हूं गोल मटोल, पानी में तैरता हरदम, मेरे अंदर है खालीपन, पर आवाजें निकालूं झमझम, बताओ मैं कौन हूं? पूरा दरबार एक पल के लिए खामोश रह गया। फिर अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने एक बार फिर हमें मूर्ख बना दिया, लेकिन एक शानदार तरीके से। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने नारियल के अंदर एक छोटा सा यंत्र बनाया था। जब मैं रस्सी खींचता हूं तो वह यंत्र नारियल के अंदर हवा को पानी में धकेलता है, जिससे बुलबुले बनते हैं और आवाज निकलती है। और जो पहेली मैंने अभी सुनाई वह सिर्फ इस नारियल का ही वर्णन कर रही है। यह नारियल खुद ही एक पहेली बन गया है, जिसे समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली जादू किसी मंत्र में नहीं, बल्कि तेज दिमाग में होता है। तुमने न सिर्फ एक बोलने वाला नारियल खोजा, बल्कि हमें एक ऐसी पहेली से भी निकाला जिसे कोई सुलझा नहीं सकता था।
बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, कभी कभी सबसे मुश्किल समस्या का समाधान सबसे सरल तरीके से होता है, बस हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को सोने के सिक्कों से तौला जाए, और आज के बाद कोई भी दरबारी यह न सोचे कि बीरबल की पहेलियां सीधी सादी होती हैं। यह सुनकर सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाने लगे। उन्हें अपनी हार का दुख नहीं था, बल्कि बीरबल की चतुराई पर गर्व हो रहा था। उस दिन के बाद बीरबल का जादुई नारियल की यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। यह कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि हमें हमेशा लीक से हटकर सोचना चाहिए, और कभी-कभी सबसे साधारण चीजों में भी असाधारण गुण छिपे हो सकते हैं। और हां, वह जादुई नारियल कई दिनों तक नहर में तैरता रहा, और जब भी कोई बच्चा या दरबारी उसे छेड़ता तो वह गुर्रर गुर्रर की आवाज के साथ अपनी पहेली दोहराता, और पूरे दरबार में हंसी और ज्ञान की गूंज हमेशा बनी रहती थी। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि दिमाग की ताकत किसी भी जादू से बढ़कर होती है। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम अपने पूरे चरम पर था। आगरा में सूरज आग बरसा रहा था, और शाही महल के अंदर भी गर्मी कम नहीं थी। अकबर अपने दरबारियों के साथ एक बड़े और ठंडे शाही तालाब के किनारे बैठे थे। तालाब का पानी नीला और साफ था, और उसकी ठंडी हवा कुछ राहत दे रही थी। अकबर अपनी बड़ी बड़ी और घनी मूंछों पर ताव देने के बहुत शौकीन थे। उनकी मूंछें उनके शाही व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, और वे उन्हें बहुत गर्व से रखते थे। अक्सर वे अपनी मूंछों को संवारते और उनकी तारीफें सुनते रहते थे। अकबर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और एक विचार उनके मन में कौंधा। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा और एक अजीबोगरीब आदेश सुनाया। मेरे प्रिय दरबारियों, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम सबको एक ऐसा कार्य देता हूं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि महाराज कोई नई युद्ध नीति बनाने को कहेंगे, या शायद किसी नए राज्य पर विजय प्राप्त करने का आदेश देंगे। लेकिन अकबर की अगली बात ने सबको हतप्रभ कर दिया। मैं चाहता हूं, अकबर ने अपनी उंगली अपनी मूंछों की ओर उठाई, कि तुम सब मेरी इन शाही मूंछों को पानी में डुबाओ, लेकिन बिना इन्हें भीगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। बिना भीगे? एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह कैसे संभव है? क्या महाराज चाहते हैं कि हम उनकी मूंछों को पानी में डुबाएं और वे भी न भीगें? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह शर्त तो किसी भी इंसान के लिए असंभव थी। अगर मूंछें पानी में डूबेंगी तो वे भीगेंगी ही। भला यह कैसे हो सकता है कि मूंछें पानी में भी डूबें और सूखी भी रहें? एक वयोवृद्ध दरबारी ने हिम्मत करके कहा, जहां अपना, यह तो असंभव है। अगर कोई चीज पानी में डूबती है तो वह भीगती ही है। आपकी मूंछें पानी में कैसे डूब सकती हैं और फिर भी सूखी रह सकती हैं? अकबर मुस्कुराए, असंभव। मेरे दरबार में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। तुम सब बुद्धिमान लोग हो, तुम्हें इसका कोई रास्ता निकालना होगा। जो कोई भी मेरी मूंछों को पानी में डुबाएगा और उन्हें बिना भीगे रखेगा, उसे मैं सोने के सिक्कों से तौल दूंगा। लेकिन जो विफल रहेगा, उसे 1 महीने के लिए दरबार में सिर मुंडवाकर घूमना पड़ेगा। ये सुनकर दरबारियों के चेहरों पर पसीना आ गया। 1 महीने के लिए सिर मुंडवाकर घूमना मतलब भारी अपमान। सभी ने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने की कोशिश की। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि शायद कोई जादुई तेल लगाया जाए जिससे मूंछें पानी से बच सकें, लेकिन अकबर ने कहा कि मूंछें तो पानी में डूबनी ही चाहिए। कुछ ने कहा कि शायद कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जिससे मूंछों के चारों ओर हवा का बुलबुला बन जाए, लेकिन यह भी अव्यावहारिक था। एक वैज्ञानिक दरबारी ने तो यह भी कहा कि शायद कोई रासायनिक प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन अकबर ने यह भी मना कर दिया। कई घंटों तक यह तमाशा चलता रहा। दरबारी थक गए, निराश हो गए, लेकिन कोई भी अकबर की मूंछों को पानी में डुबाने और उन्हें बिना भीगे रखने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया। अकबर यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि उनके दरबारी इस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम भी हार मान लोगे?
या तुम्हारे पास इस असंभव कार्य को पूरा करने का कोई रास्ता है? बीरबल ने अकबर को सलाम किया। जहां पनाह, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। यह कार्य निश्चित रूप से हो सकता है, परंतु इसके लिए मुझे थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर उत्सुक हो उठे। तो तुम्हें क्या चाहिए बीरबल? क्या तुम्हें कोई जादुई चिमटा चाहिए? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहां अपना, मुझे बस एक बड़ा सा कांच का गिलास चाहिए जिसमें पानी भरा हो, और आपकी कीमती सलाह चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की सभी मांगें पूरी की जाएं। अगले दिन सुबह पूरा दरबार फिर से शाही तालाब के किनारे इकट्ठा था। अकबर अपने शाही आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। उनके सामने एक बड़ा सा कांच का गिलास रखा था जो पानी से भरा हुआ था। बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर उत्सुकता और संदेह के भाव थे। जहां अपना, बीरबल ने कहा, यह है वह गिलास जिसमें आपकी मूंछें डूबेंगी और फिर भी नहीं भीगेंगी। सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि बीरबल कोई जादू करने वाले हैं। बीरबल ने गिलास को उठाया और अकबर के पास ले गए। जहां पनाह, उन्होंने कहा, क्या आप अपनी मूंछों को इस गिलास में डुबाने की अनुमति देंगे? अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। हां बीरबल, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। बीरबल ने गिलास को थोड़ा टेढ़ा किया और फिर धीरे से अकबर की एक मूंछ को गिलास के पानी में डुबा दिया। देखते ही देखते अकबर की वह मूंछ पानी के अंदर डूब गई। सभी दरबारी अपनी सांसें रोके यह सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि अब बीरबल पकड़े जाएंगे, क्योंकि मूंछें तो भीग गई होंगी। लेकिन बीरबल ने तुरंत गिलास को हटाया और अपनी जेब से एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस निकाला। उन्होंने उस लेंस को अकबर की मूंछ के पास ले जाकर सभी दरबारियों को दिखाया। मेरे प्रिय दरबारियों, बीरबल ने कहा, देखो, महाराज की मूंछ पानी में डूबी थी, लेकिन क्या यह भीगी है? सभी दरबारियों ने लेंस के माध्यम से देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अकबर की मूंछ पानी में डूबी तो थी, लेकिन वह बिल्कुल सूखी थी। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं लगी थी। अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी मूंछ को छुआ। वह सचमुच सूखी थी। बीरबल, यह क्या जादू है? अकबर ने पूछा। मेरी मूंछ पानी में डूबी थी, लेकिन यह सूखी कैसे रह गई? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक छोटा सा वैज्ञानिक प्रयोग है। मैंने गिलास में पानी भरकर उसे इस तरह से पकड़ा था कि पानी की सतह पर एक तनाव बन गया था। जब आपकी मूंछ पानी में डूबी तो वह उस तनाव को तोड़ नहीं पाई, बल्कि पानी की सतह उस मूंछ के चारों ओर चिपक गई। इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। जहां पनाह, पानी के अणु आपस में इतने कसकर जुड़े होते हैं कि वे एक पतली सी परत बना लेते हैं। जब आपकी मूंछ उस परत को छूती है तो वह उसे तोड़ नहीं पाती, बल्कि पानी की परत मूंछ के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती है, जिससे मूंछ पानी में डूबने के बावजूद भीगती नहीं है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाने लगा। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। अकबर ने कहा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने न सिर्फ मेरी मूंछों को पानी में डुबाया, बल्कि उन्हें बिना भीगे भी रखा, और इस प्रक्रिया में तुमने हमें एक अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य भी समझाया। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहां अपना, कभी कभी प्रकृति के सबसे साधारण नियम ही सबसे बड़े रहस्य छुपाते हैं। बस हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हें सोने के सिक्कों से तौला जाएगा बीरबल। तुमने मेरी इज्जत बचाई, और वह भी पानी में डूबने से। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गुस्सा नहीं, बल्कि अचंभा हो रहा था। उस दिन के बाद बादशाह की डूबी मूंछ की यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। यह कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि समस्या का समाधान हमेशा सीधे तरीके से नहीं होता। कभी कभी हमें विज्ञान और प्रकृति के नियमों को समझना पड़ता है। और हां, बीरबल ने, एक बार की बात है, गर्मी का मौसम अपने पूरे चरम पर था और दरबार में एक हल्की सी उदासी छाई हुई थी। अकबर को लगा कि दरबारियों का उत्साह कम हो रहा है और उन्हें एक नई चुनौती देने की जरूरत है। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और एक गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्रिय दरबारियों,
आज मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली देता हूं जो तुम्हारे ज्ञान की गहराई को परखेगी। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि महाराज कोई मुश्किल राजनीतिक या सैन्य समस्या सुलझाने को कहेंगे। लेकिन अकबर की अगली बात ने सबको हैरान कर दिया। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में 3 बड़ी बड़ी बाल्टियां लाई जाएं। जल्द ही 3 चमकदार पीतल की बाल्टियां दरबार के बीचों बीच रख दी गईं। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, इन 3 बाल्टियों को ध्यान से देखो। ये तीनों देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं। एक बाल्टी में ज्ञान का पानी है, दूसरी में धन का पानी है और तीसरी में सत्ता का पानी है। तुम्हें यह बताना है कि किस बाल्टी में असली ज्ञान का पानी है। जो कोई भी सही जवाब देगा उसे मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन जो गलत जवाब देगा उसे 1 महीने के लिए राज्य की सबसे धीमी नदी से रेत निकालने का काम दिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। रेत निकालने का काम मतलब कठोर शारीरिक श्रम और सामाजिक अपमान। यह शर्त बहुत डरावनी थी। सभी दरबारी बाल्टियों की ओर देखने लगे। तीनों बाल्टियां पानी से भरी हुई थीं और तीनों का पानी बिल्कुल एक जैसा साफ और चमकदार लग रहा था। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि किस में कौन सा पानी था। एक वयोवृद्ध ज्योतिषी ने आगे आकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगा सकता हूं कि किस बाल्टी में कौन सा पानी है। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाया। फिर उसने एक बाल्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस बाल्टी में ज्ञान का पानी है। अकबर मुस्कुराए। क्या तुम निश्चित हो ज्योतिषी? ज्योतिषी बोला, जी जहां पनाह, मेरे ग्रह कह रहे हैं कि यही सही बाल्टी है। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा जवाब याद रखेंगे। फिर एक धनी व्यापारी दरबारी आगे आया। जहां पनाह, मैं जानता हूं कि धन कहां होता है। मुझे लगता है कि धन का पानी इस बाल्टी में होगा और इसलिए ज्ञान का पानी इस दूसरी बाल्टी में है। उसने दूसरी बाल्टी की ओर इशारा किया। इस तरह एक एक करके सभी दरबारी अपनी अपनी दलीलें देने लगे। कोई पानी को सूंघने की कोशिश करता, कोई उसे छूकर महसूस करने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं बता पा रहा था कि किस बाल्टी में असली ज्ञान का पानी था। हर कोई बस अनुमान लगा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि गलत जवाब का मतलब सज्जा थी। कई घंटों तक यह तमाशा चलता रहा। दरबारी थक गए, निराश हो गए, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। अकबर यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि उनके दरबारी इस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम भी हार मान लोगे या तुम्हारे पास इस रहस्य को सुलझाने का कोई रास्ता है? बीरबल ने अकबर को सलाम किया। जहां पनाह, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं जानता हूं कि किस बाल्टी में असली ज्ञान का पानी है, परंतु इसके लिए मुझे थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर उत्सुक हो उठे। तो तुम्हें क्या चाहिए बीरबल? क्या तुम कोई जादुई यंत्र लाओगे? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, मुझे बस 3 छोटे छोटे कागज के टुकड़े चाहिए, एक शाही कलम और एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की सभी मांगें पूरी की जाए। अगले दिन सुबह पूरा दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने शाही आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। तीनों बाल्टियां दरबार के बीचों बीच रखी थीं। बीरबल आगे बढ़े। उनके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर उत्सुकता और संदेह के भाव थे। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, ज्ञान का पानी किस बाल्टी में है, यह जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि ज्ञान, धन और सत्ता वास्तव में क्या है। बीरबल ने 3 कागज के टुकड़े लिए। एक पर उन्होंने ज्ञान लिखा, दूसरे पर धन और तीसरे पर सत्ता। फिर उन्होंने उन तीनों टुकड़ों को मोड़कर मिट्टी के घड़े में डाल दिया। अब, बीरबल ने कहा, आप में से कोई भी एक कागज का टुकड़ा इस घड़े से निकाले। एक दरबारी आगे आया और उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला। उस पर धन लिखा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, इस दरबारी ने धन चुना। धन की लालच अक्सर लोगों को अपनी ओर खींचती है।
फिर बीरबल ने उस कागज के टुकड़े को एक बाल्टी में डाल दिया। फिर एक और दरबारी ने दूसरा कागज का टुकड़ा निकाला, उस पर सत्ता लिखा था। बीरबल ने कहा, और इस दरबारी ने सत्ता चुनी। सत्ता भी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। बीरबल ने उस कागज के टुकड़े को दूसरी बाल्टी में डाल दिया। अब घड़े में सिर्फ एक ही कागज का टुकड़ा बचा था। बीरबल ने उसे खुद निकाला, उस पर ज्ञान लिखा था, और अंत में बीरबल ने कहा, यह ज्ञान है। बीरबल ने उस कागज के टुकड़े को तीसरी बाल्टी में डाल दिया। फिर बीरबल ने तीनों बाल्टियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, आप देख सकते हैं कि किस बाल्टी में असली ज्ञान का पानी है। सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। अकबर भी अपनी भौहें चढ़ाकर बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल, मैं अभी भी समझा नहीं। तीनों बाल्टियों में तो एक जैसा ही पानी है, और तुमने तो बस कागज के टुकड़े डाले हैं। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, असली ज्ञान का पानी उस बाल्टी में है जिसमें आपने ज्ञान का कागज का टुकड़ा डाला था। लेकिन क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, धन और सत्ता ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग अक्सर जल्दी चुनते हैं क्योंकि वे उन्हें तुरंत खुशी या शक्ति देती हैं। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर अंत में चुनते हैं या कभी कभी चुनते ही नहीं। लेकिन असली ज्ञान का पानी वही है जो अंत में बचता है। ये वह ज्ञान है जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा सही रहता है, और जो हमें धन और सत्ता से भी ज्यादा शक्ति देता है। मैंने कागज के टुकड़ों को घड़े में इसलिए डाला ताकि मैं यह दिखा सकूं कि लोग सबसे पहले किस चीज की ओर आकर्षित होते हैं, और जो सबसे अंत में बचा वह ज्ञान था। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाने लगा। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। अकबर ने कहा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने न सिर्फ हमें यह बताया कि किस बाल्टी में ज्ञान का पानी है, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि असली ज्ञान क्या होता है और लोग उसे कितनी देर से पहचानते हैं। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहां अपना ज्ञान पानी की तरह होता है, वह हमेशा बहता रहता है, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे बीरबल। तुमने हमें एक अद्भुत सबक सिखाया। उस दिन के बाद बीरबल और 3 बाल्टियों का रहस्य की यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। यह कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि हमें हमेशा धन और सत्ता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि असली ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। और हां, बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि बुद्धिबल में होती है। और अकबर के दरबार में हंसी और ज्ञान की गूंज हमेशा बनी रहती थी। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम अपने पूरे चरम पर था। आगरा में सूरज आग बरसा रहा था और लोगों को पानी की बहुत जरूरत थी। शाही महल के पास से एक विशाल नदी बहती थी जो शहर के लिए जीवनदायिनी थी। इस नदी का पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए और अन्य घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल होता था। अकबर अपने दरबारियों के साथ एक गर्म दोपहर में नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कई लोग नदी से पानी ले जा रहे थे, कुछ घड़ों में, कुछ बाल्टियों में और कुछ तो छोटे मोटे बर्तनों में। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, देखो, यह नदी कितनी उदार है। यह हम सबको इतना पानी देती है बिना कुछ मांगे। मुझे लगता है कि यह नदी हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रही है। एक चापलूस दरबारी तुरंत बोला, जी जहांपना, आपकी महानता के कारण ही यह नदी इतनी उदार है। यह आपके साम्राज्य की सेवा कर रही है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन फिर उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, ठीक है, अगर यह नदी हम पर इतना एहसान कर रही है तो हमें भी इसका एहसान चुकाना चाहिए। मेरा आदेश है कि तुम सब इस नदी का कर्ज चुकाओ। पूरा दरबार सन्न रह गया। नदी का कर्ज? एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, भला नदी का क्या कर्ज होता है और उसे कैसे चुकाया जा सकता है? अकबर ने अपनी बात दोहराई, हाँ, नदी का कर्ज। हम सब ने इससे पानी लिया है और अब हमें इसका हिसाब बराबर करना होगा। जो कोई इस नदी का कर्ज चुकाएगा उसे मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन जो विफल रहेगा उसे 1 साल के लिए एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा।
ये सुनकर दरबारियों के चेहरों पर पसीना आ गया। 1 साल तक पानी न मिलना मतलब मौत के समान था। ये शर्त बहुत डरावनी थी। सभी जानते थे कि यह एक असंभव कार्य था। भला नदी को कोई कैसे चुका सकता है? एक वयोवृद्ध मंत्री ने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह, ये तो असंभव है। नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता, और हम कितना भी पानी वापस डालें वह उसके लिए काफी नहीं होगा। हम उसका कर्ज कैसे चुका सकते हैं? अकबर मुस्कुराए। यह तुम्हारी समस्या है मेरे मंत्री, तुम्हें इसका कोई रास्ता निकालना होगा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। सभी दरबारी बीरबल ने अपने हाथ में का प्रदर्शन करने की कोशिश करने लगे और उसे जोर से पढ़ने का सुझाव दिया कि शायद शहर से सारा पानी इकट्ठा महाराज अकबर का वापस नदी में डाल दिया जाए आज से। लेकिन यह घोषणा की जाती है और न ही आगरा शहर के सभी नागरिक ने कहा कि शायद नदी में हीरे जवाहरात फेंके जाएं। महाराज को एक ये सोचकर कि यह उसका मूल्य चुका देगा यह दान। लेकिन अकबर ने कहा कि नदी को पानी का कर्ज चुकाना है। जो कोई भी हीरे जवाहरात का नहीं करेगा उसे दिनों तक यह तमाशा चलता रहा। दरबारी ही दरबार में खलबली निराश हो गए, लेकिन कोई भी नदी का कर्ज चुकाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया। फरमान है अकबर यह सल्तान देकर मुस्कुरा रहे थे। नदी का कर्ज कैसे चुकाया जा सकता है कि उनके दरबारी इस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे। बीरबल, अंततः ये क्या तीसरे दिन की शाम को मैंने तुमसे नदी में बीरबल की ओर देखा, जो लोग खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। धैर्य रखें जहां बीरबल। अब देखिए कमाल, क्या तुम भी हार मान लोगे? मटका उठाया, या तुम्हारे पास इस रहस्य को सुलझाने का कोई रास्ता है? उन्होंने घोषणा करवाई। बीरबल ने अकबर को सलाम किया से पानी लेगा जहां पहले इस मटके में एक का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। ही देखते मैं जानता हूं कि नदी का कर्ज कैसे चुकाया जा सकता है। हर कोई डर के मारे इसके लिए मुझे थोड़ा लालच में उस मटके की अनुमति चाहिए। मटका धीरे धीरे फलों से भरने लगा। तो तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल फलों से भर गया। क्या तुम कोई जादुई वर्षा करवाओ के पास लाया? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, देखो मुझे बस एक बड़ा सा शाही फरमान चाहिए, एक खाली मटका और दरबारी और कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मेरा संदेश पूरे शहर में फैला सकें। बीरबल ने समझा ने आदेश दिया, जहां बीरबल की सभी मांगें नदी हमें पानी देती है और अगले दिन सुबह उससे कोई दरबार फिर से नदी के किनारे एक नदी से पानी लेते हैं। अकबर अपने शाही आसन पर बैठे हैं कि यह उनके चेहरे पर मूल संसाधन है। उनके सामने एक खाली मिट्टी का मटका रखा हुआ है ताकि उन्हें बल आगे बढ़ रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और बदले में उन्हें सभी दरबारियों की ओर देखा जिनके चेहरों पर उत्सुकता का दान करते और संदेह के भाव तो वे नदी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बीरबल ने कहा, और यह कृतज्ञता आज हम इस नदी का कर्ज चुकाएंगे है। इसके अलावा जहां पनाह, बीरबल ने आगे कहा, इन फलों को बेचकर जो धन मिलेगा उसका उपयोग नदी की सफाई और संरक्षण के लिए किया जा सकता है। इस तरह हम भौतिक रूप से भी नदी को चुका सकते हैं। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाने लगा। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। अकबर ने कहा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने न सिर्फ नदी का कर्ज चुकाया बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि प्रकृति के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, प्रकृति से हम जितना लेते हैं हमें उससे ज्यादा उसे वापस देना चाहिए। यही असली कर्ज चुकाना है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे बीरबल। तुमने हमें एक अद्भुत सबक सिखाया। उस दिन के बाद नदी का कर्ज की यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। यह कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसके संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना चाहिए और उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। और हां, बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि बुद्धिबल में होती है। और अकबर के दरबार में हंसी और ज्ञान की गूंज हमेशा